नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं वेलकम करता हूं। बच्चों, जैसे कि आज हम लोग जो है नया अभ्यास प्रश्न 3, इससे पहले अभ्यास प्रश्न 1 और अभ्यास प्रश्न 2 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग अभ्यास प्रश्न 3 करेंगे और अभ्यास प्रश्न 3 के अंतर्गत यह देखेंगे कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के तरीके से सीखते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व बेहतर तरीके से किया जाए, और उनके फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर एक कर रहा है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। ये न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ पूछ रहा है। यह जो है आप इसे कर सकते हैं कि यह जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछ रहा है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में या जो है अगर आप पाएंगे तो न्यायिक पुनरीक्षण के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया में इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन 4 ऑप्शन बनाया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कह रहा है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संविधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन बी कह रहा है विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। सी ऑप्शन कह रहा है न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। और डी ऑप्शन कह रहा है न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं
निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो अभ्यास प्रश्न 3 का पहला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ इंडिया में क्या है, भारत में क्या है। यह क्वेश्चन आपसे जो है आईएएस एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। आईएएस एग्जाम 2017, ये आईएएस एग्जाम पीटी एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन ए है विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो अगर आप आएंगे तो न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब यही है कि विधायिका के द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का व्याख्या करना कि वह नियम जो है संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं, संविधान के आदर्शों के अनुरूप है या नहीं, ये जो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही उत्तर होगा कि वह विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का विशेषाधिकार। तो इस प्रकार क्या करेगा कि जो कानून बन रहा है उस कानून के संवैधानिकता के बारे में जांच करेगा कि उसकी संवैधानिकता संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शन ए दिया है गोलकनाथवाद, 1967 बी ऑप्शन सज्जन सिंह वाद, 1965 सी ऑप्शन शंकरी प्रसाद वाद, 1951 डी ऑप्शन केशवानंद भारतीवाद, 1973। इस प्रकार ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचा या इसी को बोला जाता है बुनियादी सिद्धांत भी इसे बोलते हैं, और या इसी को बेसिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, या इसी को मूलभूत सिद्धांत भी बोलते हैं। ये सारे नाम इसके जो है दिखाई देते हैं। आपके एग्ज़ाम में कोई भी नाम क्या कर सकता है, पूछ सकता है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2016 में, ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचा या बुनियादी सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर
का जो प्रिंसिपल था उसको कौन से वाद में स्पष्ट किया, कौन से वाद में? ऑप्शन ए है गोलकनाथवाद 1967, ऑप्शन बी है सज्जन सिंहवाद 1965, ऑप्शन सी है शंकरी प्रसादवाद 1951 और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती वर्ष 1973। तो यह बात जो है बेसिक स्ट्रक्चर का बात या जो है बुनियादी सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत की बातों को सुप्रीम कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973 में जो है इसको स्पष्ट किया गया। क्या किया गया? इसको स्पष्ट किया गया। और इस आधारभूत ढांचे में उन्होंने यह बताया कि पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन कर सकता है। संविधान में क्या कर सकता है? संशोधन कर सकता है। सिर्फ जो है कंडीशन क्या है, सिर्फ तर्क क्या है? तर्क यह है कि आधारभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आधारभूत ढांचे का उल्लंघन या वायलेशन या बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बाकी वह जो है संशोधन कर सकता है। उसके अलावा वह नई चीज़ों को ऐड कर सकता है, उसमें से किसी चीज़ को हटा नहीं सकता। और यह केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर को स्पष्ट किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही उत्तर होगा। सही ऑप्शन यही डी होगा। केशवानंद भारती वाद वर्सेज केरल राज्य 1973 में के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्पष्ट बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा है। यह IAS 2015 में पूछा है, MPPCS 2010 में, UPPCS मेंस एग्ज़ाम 2015 में। ये जो है इतने एग्ज़ामों में आपसे क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अभिरक्षक अभिभावक अभिरक्षक या संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए दिया है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, ऑप्शन डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक, अभिभावक या संरक्षक कौन है?
भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा सचिवालय, ऑप्शन डी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो संविधान के अभिरक्षक या रक्षक के नाम से सर्वोच्च न्यायालय को जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को संविधान का रक्षक के नाम से जाना जाता है, और या इसे अभिरक्षक के नाम से या इसे अभिभावक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भी विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई रूल बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, तो जुडिशरी में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, वह इस बात की जांच करता है कि क्या जो रूल बनाया गया है वह रूल संविधान में दिए गए जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों के अनुसार है या नहीं, वह सिद्धांत कहीं उस सिद्धांतों का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसके लिए कौन खड़ा रहता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, यह जो है उन कानूनों की व्याख्या करता है और संविधान के रक्षक के रूप में, संविधान के अभिरक्षक या अभिभावक के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है ऐसा कुछ नहीं यूज किया जाता है, बल्कि भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत के प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, उसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास जो है नाम मात्र की शक्ति होता है। सभी संधि समझौते जो भी किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कोई करता है तो वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। संविधान के अभिरक्षक या अभिभावक के रूप में किसे जानते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, ऑप्शन बी लोकसभा की सलाह पर, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री की सलाह पर, और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय
के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो इस प्रकार जो है अगर आप आएंगे तो ये 4 ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। और ये चारों ऑप्शन में कह रहा है कि ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, ऑप्शन बी लोकसभा की सलाह पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा तो की ही जाती है, लेकिन उसके अलावा किसका और सलाह होता है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बेसिकली न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है एक कोलिजियम व्यवस्था बनाया गया है, कोलेजियम सिस्टम बनाया गया है। उस कोलिजियम व्यवस्था के तहत जो है न्यायाधीश का नाम जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपॉइंट करता है। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। या जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछा गया है बीपीएससी प्री 2000, आईएएस प्री 2014 में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? जिसमें ऑप्शन ए दे रहा है भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में, और ऑप्शन डी विधि आयोग में। ये 4 ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि की जाती है, वह वृद्धि जैसे अगर आप आएंगे तो शुरू में जो है उच्चतम न्यायालय में 8, फिर उसके बाद आप 25, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 34। ये जो जजेस की संख्या बढ़ रही है, वह बढ़ने का अधिकार जो है किस में निहित है? कौन बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या? तो क्वेश्चन पूछ रहा है यही आपसे और ऑप्शन दिया गया है। क्या यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है? क्या यह शक्ति संसद के पास है? क्या यह शक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में है? क्या यह शक्ति विधि आयोग में है?
या लॉ कमीशन में है? कौन जो है न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में उसमें वृद्धि कर सकता है और यह शक्ति किसमें निहित है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप आएंगे तो राष्ट्रपति में तो ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं है कि वह जो है न्यायाधीशों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। बल्कि ये आएंगे तो जो उसमें न्यायाधीश होते हैं अपॉइंट, तो ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं उनको, क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो नियुक्त कौन करता है इनको, नियुक्त राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर। संसद में, तो संसद में देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो उसके लिए संसद में कानून बनाना पड़ेगा। तो संसद में कानून बनाना पड़ेगा तो यह अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा। संसद डिसाइड करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है कितने जज होंगे और कितने जज बढ़ाए जा सकते हैं। तो वृद्धि करने की जो शक्ति होती है वह किसमें निहित है, तो वह संसद में है, पार्लियामेंट में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति इंडियन पार्लियामेंट या संसद में निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 6 और यह क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2004 और यूपी पीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम 2010 में क्या किया गया है, पूछा गया है। और क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए दिया है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी दिया है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी दिया है जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी में। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कहाँ पे की जाती है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में आपको क्या होगा, दिखाई देगा। और ये उस समय किया जाता है जिस समय न्यायालय में या जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या क्या हो, कम हो और काम क्या हो, अधिक हो। तो उस काम को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है कि उस कार्य को टाइमली क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। तो इसका ऑप्शन जो है ए क्या होगा, सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है आईएएस प्री 2000 में। ये आईएएस एग्जाम 2000 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेम क्वेश्चन वैसे ही है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ऑप्शन ए कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, ऑप्शन बी अस्थायी नियुक्ति के लिए, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, कोई उपलब्ध नहीं होता। सी ऑप्शन न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, और डी ऑप्शन न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। कोरम नहीं होता। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं और ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए है कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, ऑप्शन बी है अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, ऑप्शन सी है न्यायाधीश के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो ये 4 ऑप्शन क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन में आपको क्या करना है, सही आंसर पहचान करना है। अभी पहले ही हम लोगों ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया था, देखा था, और इसमें हम लोग जो है देखे थे कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। और कब किया जाता है, उस समय किया जाता है जब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो, कम हो, या न्यायाधीश उपलब्ध न हो, या ऐसे कह सकते हैं कि न्यायाधीश या जो है सुनवाई करने के लिए न्यूनतम न्यायाधीशों का उपलब्ध न होना, या उनका कोरम पूरा न हो रहा हो, तो वैसे संदर्भ में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, यह भी ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों को असाधारण वृद्धि होती है। बेसिकली तदर्थ न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होता है तो उस समय न्यायालय में वादों में वृद्धि नहीं होता, बल्कि जो केस होते हैं वो केस जल्दी से उसको और क्या किए जाते हैं, निपटाए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं। तो असाधारण वृद्धि नहीं होगा,
यहाँ पे अगर कमी देता तो जो है क्या हो जाता, स्टेटमेंट सही हो जाता। तो इस प्रकार यह भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तो जब कोरम नहीं होगा, न्यायाधीश कम होंगे, तो उस समय प्रेसिडेंट के द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा और लंबित केसेस को जो है उसका सॉल्व किया जाएगा, तेज़ी से केसेस को समाप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 MPPCS प्री 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद की सिफारिश पर। संसद की सिफारिश पर। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जाता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए 2 आधार हैं। कितने आधार हैं? 2 आधारों पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। एक आधार है साबित कदाचार। और दूसरा है असमर्थता। तो साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार का मतलब यह है कि यह प्रूफ हो जाए कि न्यायाधीश के द्वारा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कार्य किया गया है या संविधान के नियमों का वायलेशन किया गया है, उल्लंघन किया गया है। असमर्थता का मतलब कि वह शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, मानसिक रूप से जो है अक्षम हो जाए, दिवालिया हो जाए, असमर्थ हो जाए, कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो ऐसे संदर्भों में उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अगर हटाने के लिए अगर आप आएंगे
तो इसमें ऑप्शन ए दिया है मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार। तो मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार नहीं होता। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चलता है? तो यह सारा प्रोसेस संसद में चलता है, पार्लियामेंट में। संसद में जो है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसीजर चलाया जाता है। जब संसद से इसे पास कर दिया जाता है तो संसद से पास करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसको उसके पद से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति द्वारा, तो केवल राष्ट्रपति द्वारा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप आएंगे तो नीचे डी ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो ऑप्शन तो बी भी सही है, लेकिन बी से ज़्यादा सही कौन सा है? डी ऑप्शन, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा तो हटाया ही जाएगा, लेकिन सिफारिश किसकी होगी? संसद के सिफारिश पर। ये प्रोसेस कहाँ पे चलता है? संसद में चलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से टर्मिनेट किया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस मेन एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2008 में यूपी पीसीएस के पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। वेतन निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग द्वारा। ऑप्शन बी विधि आयोग द्वारा। ऑप्शन सी संसद द्वारा। ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इस प्रकार ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि उनके वेतन में वृद्धि का निर्धारण कौन करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाने के लिए कोई वेतन आयोग नियुक्त नहीं किया जाता, तो यह ऑप्शन से कट गया। विधि आयोग द्वारा, इसका वेतन से कोई लेना देना नहीं है, तो यह ऑप्शन में नहीं होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा, यह भी नहीं होगा। संसद द्वारा, कहने का मतलब कि अगर जजों के वेतन में वृद्धि करना है तो वेतन में वृद्धि करने के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा, उसके लिए रूल बनाया जाएगा। और एक मैंने बताया था, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
ये जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड होता है, इस फंड से जो है पैसा निकालकर संवैधानिक पदों पर जो बैठे लोग होते हैं उनको सैलरी अवेलेबल कराया जाता है। तो यहाँ से पैसा निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होता है। संसद के अनुमोदन, बिना संसद के अनुमोदन के या बिना पार्लियामेंट के अनुमति से यहाँ से पैसा निकाला नहीं जा सकता। दो तरीके का पैसा होता है। एक पैसा निकालने के लिए अनुमति का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन एक पैसे को निकालने के लिए अनुमति का पैसा ज़रूरत पड़ता है। जैसे जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग होते हैं, उनका जो वेतन होता है, सैलरी होता है, वैसे पैसे को निकालने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से फिक्स होता है। लेकिन अगर जो है इनके वेतन में वृद्धि करना है तो यहाँ पे अनुमोदन लेना पड़ेगा, यहाँ पे रूल बनाना पड़ेगा। फिर रूल बनाकर जो है संसद द्वारा इनके वेतन में वृद्धि किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। यह निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए दिया है 62 ईयर्स, 62 वर्ष। ऑप्शन बी 63 वर्ष। ऑप्शन सी 64 वर्ष और ऑप्शन डी 65 ईयर। इस प्रकार ये 4 ऑप्शन क्या किया गया है, दिया गया है। और यह एग्ज़ाम आपके यूपी पीसीएस 2001 में क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में पूछ रहा है कि कितने वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु में जो है उनका कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 ईयर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में।
उच्च न्यायालय में, और ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये 4 ऑप्शन क्या किया गया है, दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर्ड के पश्चात या आफ्टर रिटायर्ड या सेवानिवृत्त के पश्चात उनको वकालत करने का अधिकार नहीं होता। वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो लिख रहा है ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, तो नहीं होगा। ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में, नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय नहीं होगा। किसी भी न्यायालय में नहीं। तो डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जब सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, तो उनके पास यह अधिकार नहीं होता कि वह भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में वकालत का कार्य कर सके। तो वकालत का कार्य करने का अधिकार उनके पास नहीं होता। सिर्फ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है पद खाली रहने पर। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो उनको किसी प्रकार का वकालत करने का अधिकार किसी भी न्यायालय में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो कहने का मतलब कि संघीय सूची के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की बात की गई है। तो यह अधिकार किसके पास है, यह क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति किसके पास दी गई है। भारत के राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकते हैं, या मुख्य न्यायमूर्ति बढ़ा सकते हैं, संसद बढ़ा सकता है, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय बढ़ा सकता है। तो अगर क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है तो उसके लिए प्रॉपर रूल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। और रूल कौन बनाता है, रूल जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, उसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए रूल बनाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए जो पावर है वह किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पूछ रहा है, जिसमें स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। स्टेटमेंट 2, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। फोर स्टेटमेंट कर रहा है, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। और सही कूट का आपको क्या करना है, पहचान करना है कि सही कूट या सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। और यह क्वेश्चन IAS प्री 2014 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन IAS प्री 2014 में IAS एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पूछ रहा है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। और आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब हम लोगों ने बात किया था कि जब केंद्र सरकार संघ या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वैसे मामले सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुने जाएंगे। उसके अलावा 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह भी जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत सुना जाएगा। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट क्या कर रहा है, भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, तो यह जो है मामला आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुना जाएगा। तो स्टेटमेंट सही है। संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, तो यह आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये भी आएगा, लेकिन है क्या कि यह ऑप्शन इसमें क्या है, समाहित है, तो यह भी नहीं होगा। इस प्रकार उसके अलावा अगर आप आएंगे 4 नंबर स्टेटमेंट, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद दिखा रहा है, डिस्प्यूट दिख रहा है, तो ये भी मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में
ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत, आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन जो होगा 1 और 4 सही है। तो 1 और 4 सही है तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यह देखा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये सारे टॉपिक्स हमने आपको क्या किया है, लेक्चर में कराया है, और उसी लेक्चर में कराए गए टॉपिक से आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो उस चैलेंजेस को आपको क्या करना है, फेस करना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्ट ऑप्शन या एग्जैक्ट आंसर पे आप क्या होंगे, पहुंच पाएंगे और उस क्वेश्चन को सही कर पाइएगा। तो इस प्रकार आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में अभ्यास प्रश्न 4 के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू एंड जय हिंद।